पुश्तैनी ससुराल में अमीर और गरीब बहू का पहनावा। अरे ठाकुराइन, आप यहाँ क्यों आ गई? एक फोन कर दिया होता तो मैं सामान हवेली पर पहुंचा देता। कोई बात नहीं, इसी बहाने ठाकुराइन हवेली से बाहर तो निकली है कम से कम। ठाकुर हरीराम अपनी पुश्तैनी हवेली में अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहते थे। शहर में उनकी बहुत इज्जत और रौब था। ठाकुर हरीराम अपने बड़े बेटे की शादी संध्या नाम की एक गरीब घर की लड़की से करते हैं, जो कि बहुत ही सुशील और संस्कारी होती है। पूरे शहर में मेरे बेटे के लिए आपको ये गरीब घर की लड़की ही मिली थी क्या? बहू भले ही गरीब घर से है, लेकिन हमारे परिवार के रीति रिवाज और परंपराओं को बेहतर तरीके से समझती है। लेकिन पिताजी, कम से कम आपको अपनी हैसियत देखकर तो रिश्ता करना था। तमीज से बात करो, और जब तेरे बड़े भाई को कोई दिक्कत नहीं है तो तुझे क्या परेशानी है? ठाकुर हरीराम की बात सुनकर संजय अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। अब बीतते समय के साथ संध्या पूरे परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती है और कुछ ही समय में संजय अपनी और शांति की पसंद की अमीर की घर की लड़की नव्या से धूमधाम से शादी करता है। नई बहू का स्वागत करते हुए शांति कहती है, इसे कहते हैं राम मिलाए जोड़ी। बहू का रूप, गुण और हैसियत तीनों हमारे परिवार से मेल खाता है। हवेली तो बड़ी आलीशान है, लेकिन इन लोगों का पहनावा इतना पुराना क्यों है? ऊपर से मुझे भी बाहरी गहनों और साड़ी में लाद रखा है। बड़ी बहू, जाओ छोटी बहू को उसका कमरा दिखा दो। जी पिताजी। संध्या नव्या को लेकर उसके कमरे में ले जाती है। जहां पहुंचते ही नव्या अपने गहने बिस्तर पर फेंक कर अपनी साड़ी खोल देती है। ये देखकर संध्या फट से कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। ये तुम क्या कर रही हो? इस घर में और भी लोग हैं और तुम नई बहू हो, अपने कपड़े ठीक करो। देखो दीदी, मुझे अभी बहुत गर्मी लग रही है, आपके पास कुछ हल्के फुल्के कपड़े हो तो वो दे दो। लगता है इसे भारी साड़ियाँ पहनने की आदत नहीं है, इसलिए परेशान हो रही है। मैं अपनी हल्की साड़ी दे देती हूँ इसे। कुछ ही देर में संध्या उसे एक हल्की साड़ी पहनने को देती है, जिसे देखकर भी नव्या का मुंह बन जाता है। लाई भी क्या साड़ी, वो भी इतनी भारी दिख रही है, और ये इसे हल्की समझ रही है, मतलब कोई टी शर्ट ही दे देती। देखो नव्या, तुम इस घर में नई आई हो, इसलिए बता रही हूँ कि घर की परंपराओं को मानना और सबका आदर करना। ससुर जी और इस पुश्तैनी हवेली का बहुत नाम है शहर में। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। अब आप मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे नींद आ रही है। संध्या वहां से चली जाती है। अब कुछ दिन जब तक मेहमानों का घर में नई बहू को देखने के लिए आना जाना लगा रहता है, तब तक वो नव्या दिखावे के लिए साड़ी पहनकर ही रहती। लेकिन साड़ी पहनकर वो पूरा दिन परेशान रहती। एक दिन वो साड़ी में चलते हुए गिर पड़ती है। बस बहुत हो गया, ना चाहते हुए भी ये 6 मीटर का कपड़ा लपेटकर घूमना पड़ता है, पर अब नहीं। नव्या गुस्से में अपने कमरे में जाती है और जीन्स टॉप पहनकर खाने की टेबल पर आ जाती है। सभी उसे इन कपड़ों में देखकर हैरान रह जाते हैं। आप लोग मुझे ऐसे क्यों घूर कर देख रहे हैं? मैं कुछ ज्यादा अच्छी लग रही हूँ क्या? हाँ हाँ बहू, बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अचानक से ये कपड़े कैसे पहन लिए तूने? माँ जी, साड़ी में मेरा दम घुट रहा था, अभी मैं थोड़ी देर पहले बहुत बुरी तरह गिरी हूँ। तो ध्यान से देखकर चलना था। बड़ी बहू भी साड़ी पहनकर ही घर का काम करती है, वो तो कभी नहीं गिरी। अजी रहने दीजिए ना, नए जमाने की बहू है, और वैसे भी जब तक मेहमान थे उसने साड़ी पहनी तो थी। हाँ, तो माहौल देखकर ही कपड़े पहने जाते हैं। ये इस घर की बहू है तो अपना पहनावा भी उसी हिसाब से रखे तो बेहतर है। ठाकुर हरीराम खाने की टेबल से उठकर वहां से चला जाता है, लेकिन नव्या को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीतते समय के साथ अब नव्या घर में अपनी पसंद के मॉडर्न और शॉर्ट कपड़े पहनने लगती है और इसी तरह वो बाहर जा रही होती है। तभी संध्या उसे टोकती है। नव्या, तुम ये छोटे कपड़े घर में पहनती हो तो ठीक है, लेकिन इन्हें पहनकर बाहर तो मत जाओ। देखिए, जब माँ जी को कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों है? खुद तो इस कपड़े में लिपटी रहती हो और मुझे भी लपेटना चाहती हो। लेकिन नव्या। अचानक ही संध्या बोलते बोलते बेहोश हो जाती है, तो नव्या घबरा जाती है। कुछ ही देर में डॉक्टर घर आते हैं तो संध्या की जांच करके बताते हैं कि वो पेट से है। ये सुनते ही ठाकुर हरीराम खुशी से फूले नहीं समाता। अरे मैं दादा बनने वाला हूँ, शांति इस घर का वारिस आने वाला है। बहू, भगवान तुझे बहुत अच्छी सेहत दे। बधाई हो दीदी। बहू, तुमने क्या कसम खाई है ना सुधरने की? बड़ी बहू को देखो, उसका पहनावा उसके संस्कार दिखाता है, लेकिन तुम्हारा पहनावा देखकर मुझे ही मुंह मोड़ना पड़ता है। इससे पहले कि नव्या पलटकर कोई जवाब देती, ठाकुर हरीराम वहां से चला जाता है। कुछ महीने बाद नव्या भी गर्भवती हो जाती है, लेकिन अब भी वो छोटे कपड़े पहनना नहीं छोड़ती, बल्कि छोटे के साथ टाइट कपड़े भी पहनने लगती है। तो वहीं संध्या अपने पेट को ढकने के लिए सीधे पल्लू की साड़ी पहनने लगती है। एक रोज घर में पड़ोसन आती हैं तो नव्या को छोटे कपड़े पहने हुए देख
घूरने लगती हैं। उसके जाने के बाद संध्या शांति के सामने नव्या को समझाती है। माँ जी, ये बात सच है ना कि गर्भवती औरतों को नजर जल्दी लगती है? बिल्कुल सच है बहू, तभी तो तुम दोनों को काला धागा बांधा है मैंने। देखा नव्या, माँ जी हमारे लिए कितनी चिंता करती है। अब तुम भी ये छोटे कपड़े पहनना बंद करो। लोग तुम्हें घूरेंगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे को भी नजर लगेगी। आप मुझे अपने जैसा ओल्ड फैशन बनाना चाहती है ना? देखिए, मुझे ऐसे कपड़े पहनने से खुशी मिलती है और ऐसी हालत में मैं खुश रहूंगी तभी तो मेरा बच्चा भी खुश होगा। उसके बाद सुनकर शांति और संध्या एक दूसरे को देखने लगते हैं। नव्या का पहनावा देखकर तो ठाकुर हरिराम उससे बात करना ही छोड़ देता है। शाम के समय नव्या ताजी हवा लेने के लिए घर से बाहर टहलने लगती है। ऐसे में उसके कपड़े देखकर सभी लोग बातें बनाने लगते हैं। देख जानकी, ठाकुर की छोटी बहू कैसे अधनंगे कपड़ों में घूम रही है। सालों की इज्जत ठाकुर जी की डुबाने में लगी हुई है। हाय हाय, लाज शर्म तो है ही नहीं इसमें। अरे घर की बड़ी बहू से कुछ सीखती क्यों नहीं है ये? उसका पहनावा हवेली की इज्जत दिखाता है और इसका पहनावा इसके साथ साथ हवेली की भी इज्जत पर कलंक लगाता है। अरे शांति बहन, अपनी छोटी बहू को कुछ समझाती क्यों नहीं? देखो कैसे बदन दिखाई घूम रही है। तुम्हारी बड़ी बहू चाहे गरीब घर की हो, लेकिन उसे ऐसे कपड़ों में कभी नहीं देखा। लगता है अमीर बहू को कुछ ज्यादा ही छूट दी है तुमने। शांति सिर झुकाकर वहां से चली जाती है और नव्या को अंदर ले जाकर कहती है, बहू देख, अब तू गर्भवती है। अरे तुझे साड़ी नहीं पहनी तो मत पहन, लेकिन ये छोटे और तंग कपड़े पहनना बंद कर। आप लोगों को मेरे पहनावे से इतनी दिक्कत क्यों है? जब देखो जो आता है बस यही बात बोलकर निकल जाता है। नव्या को चिल्लाता देखकर शांति कुछ कहती इससे पहले ही नव्या गुस्से में सामने रखा वास तोड़कर चली जाती। कुछ दिनों तक वो घर में किसी से बात नहीं करती और ना ही ढंग से खाना खाती। एक रोज उसे कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो वो बिना किसी को बताए बाजार चली जाती है, जहाँ उसके छोटे कपड़े देखकर लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। ये सब मुझे इतने अजीब तरीके से घूर रहे हैं। मुझे अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था। सबकी निगाहें नव्या पर थी, जिसके कारण उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होता है और वो रिक्शा बुलाती है। रिक्शा वाला भी उसे बुरी नजर से देखता है तो वो गुस्से में कहती है, इस तरह घूरो मत। तुम जानते नहीं हो मैं ठाकुर हरिराम की बहू हूँ। अरे मुझे क्या पागल समझा है? ठाकुर हरिराम शहर के सबसे इज्जतदार आदमी है। उनके घर की बहू भला ऐसे छोटे और तंग कपड़े पहनेगी? हो ही नहीं सकता। मैं जो भी पहनूं मेरी मर्जी, लेकिन मुझे इस तरह घूरना बंद करो। अरे बाजार में सभी की नजरें तुम्ही पर है। चलो बैठो रिक्शे में, जहाँ बोलोगी वहीं छोड़ दूंगा। उनकी बातें सुनकर नव्या कांपने लगती है और जल्दी जल्दी पैदल ही घर लौट आती है और संध्या के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। क्या बात है, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? दीदी, माँ जी आप सही कहती थी। पहनावा माहौल के हिसाब से हो तो बहुत बेहतर है। आज बाजार में अपने छोटे कपड़ों के कारण मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई है। बहू शांत हो जा, ऐसी हालत में तेरा रोना ठीक नहीं। और खबरदार जो अकेले घर से बाहर गई तो। माँ जी मैं वादा करती हूँ कभी ये छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। अपने पहनावे में सुधार लाऊंगी। मुझे लगता था कि दीदी का पहनावा पुराने जमाने जैसा है, लेकिन अब समझ में आया कि उनके पहनावे से ही इस हवेली की इज्जत है। हाँ छोटी बहू, बड़ी बहू भले ही गरीब है लेकिन अपने पहनावे